डियर स्टूडेंट्स, जैसे आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं गुटेनबर्ग, अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा हु वाज द गुटेनबर्ग। और गुटेनबर्ग का जो रिलेशन है वो प्रिंटिंग प्रेस के साथ क्या आता है। तो लिसन डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें गुटेनबर्ग की, तो गुटेनबर्ग आप कह सकते हैं गुटेनबर्ग एक ऐसा साइंटिस्ट, एक ऐसा इन्वेंटर जिसने 1430 के आसपास क्या किया गया, उसने प्रिंटिंग प्रेस को क्या किया, डेवलप किया। पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है वो इसने डेवलप की। अब देखो, इससे पहले जो प्रेस थी वो थी वुड ब्लॉक, जो प्रेस थी, वुड ब्लॉक जो प्रेस थी, और ये जो था इट वाज ए फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो इसने 1430 के आसपास डेवलप की। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि ये जो गुटेनबर्ग है ये कौन था, क्या था, और इसने किस तरह से ये आइडिया लिया कि भाई इस तरह से हम प्रिंटिंग प्रेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप याद रखें कि ये जो गुटेनबर्ग है ना, ही वाज ए सन ऑफ ए मर्चेंट। मर्चेंट तो आप सब जानते हैं, मर्चेंट एक व्यापारी का एक बेटा था ये। और दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा कि एक ऐसी फैमिली से आता था जहाँ पर इनका जो बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल एक सिस्टम था इनके यहाँ पे, बहुत बड़ा एग्रीकल्चर एस्टेट था इनके यहाँ पे। आप कह सकते हो एक तरह के लैंडलॉर्ड्स थे ये, वहाँ के, कहाँ के, जर्मनी। सबसे पहले आप याद रखिएगा ये कहाँ का था, रिमेंबर वन थिंग, ये वाज फ्रॉम जर्मनी, ये जर्मनी का था। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें दूसरी चीज़ अब याद रखेंगे, थोड़ा सा हम देखते हैं, कहा जाता है ना कि जो भी इन्वेंशन होती है या कुछ चीज़ें साइंस बनाती है, कभी कभार क्या होता है कि जो हम अपने आसपास में जो चीज़ें देखते हैं ना, उनसे हमें कुछ न कुछ आइडिया मिल जाता है। अगर हम बात करें गुटेनबर्ग के चाइल्डहुड की, अगर हम बात करें तो कहते हैं कि फ्रॉम चाइल्डहुड ये जो था ना कि इनके जो कहा जाता है कि ये इनके जो यहाँ ऑलिव प्रेसेस, ऑलिव जो होता है जिनसे एक ऑयल जैसा निकलता है, ऑलिव और वाइन प्रेसेस की अगर हम बात करें तो इनसे ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऑलिव प्रेसेस और वाइन प्रेसेस के साथ इसकी इंट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा थी। ठीक है ना। अब देखिए, और दूसरी चीज़ है कि ये जो था ना, इसने जो पॉलिश, ये एक तरह का ये आप कह सकते ये गोल्ड स्मिथ भी रहा है, याद रखिएगा गोल्ड स्मिथ भी रहा है। और गोल्ड स्मिथ जो होते हैं इनमें, जैसे ये गोल्ड स्मिथ जो है इनमें एक आर्ट होता है कि ये पॉलिशिंग भी करते हैं स्टोन्स वगैरह की। जैसे पॉलिश हम कोई रिंग्स वगैरह बनाते हैं ना, उसमें जो हम स्टोन जो डलवाते हैं वगैरह, जो रूबी जो भी स्टोन्स होते हैं वो हम डलवाते हैं। तो ये जो उन स्टोन्स की जो पॉलिशिंग होती है बिल्कुल स्मूथ होती है, उनकी एक पॉलिशिंग की जाती है। तो वो कहा जाता है कि ये जो पॉलिशिंग, स्टोन्स की पॉलिशिंग करना इसको अच्छे से आता था। ठीक है ना। तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ आइडिया इसको मिल गया। अब देखिए, यही जो वाइन और ऑलिव प्रेसेस है ना, इनसे आइडिया इसने लिया था किस चीज़ का, वो प्रिंटिंग प्रेस का एक आइडिया लिया था। अब अगर हम बात करें कि ये जो ऑलिव था ना, इसी ऑलिव प्रेस ने क्या किया था, इसको एक तरह का मॉडल प्रोवाइड किया किस चीज़ का, प्रिंटिंग प्रेस का एक मॉडल जो है वो उसने तैयार किया। अब अगर 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 हम देखें ना, तो अगर आप अपनी बुक पे देखोगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का ये जो होता है, ये इस तरह की कुछ इस प्रेस थी। ठीक है ना। अब ये किसी दौर में आप ये जो अगर हम देखें ऑलिव या वाइन प्रेसेस से, तो इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि ऑलिव और क्या कहते हैं वाइन प्रेसेस से, तो इसमें जो जैसे मान लीजिए कि वाइन निकालना है, तो वाइन निकालने के लिए इसमें जैसे हम थोड़ा प्रेस करेंगे तो इसमें से कुछ वाइन जैसा निकलेगा। अब इसी वाइन और ऑलिव प्रेसेस से इसने आइडिया लिया किस चीज़ का, प्रिंटिंग प्रेस का। वो जो ऑलिव और वो जो वाइन प्रेस होती है ना, वो समहाउ कुछ इसी तरह की होती है। ठीक है ना। तो वो कुछ इस तरह से वो जो है प्रिंटिंग प्रेस का सिस्टम होता था। ठीक है ना। अब अगर हम देखें इसमें, देखो आप यहाँ पर एक चीज़ लिखी है प्लेटन। ये जो प्लेटन है ना, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, ये जो प्लेटन है ना, इस प्लेटन एक तरह का ये बोर्ड होता था। ठीक है ना। इसके साथ क्या होता था, एक तरह से क्या करते थे, लेटर्स जो क्या करते थे, ये जो पेपर के बैक पे ये लगाया जाता था जिससे यहाँ पे प्रिंटिंग होती थी। ठीक है ना। ये इस तरह से होता था। अब अगर हम बात करें आगे की, अगर हम बात करें तो
कहते हैं कि 1448 के आसपास, 1448 के आसपास इसने क्या किया कि इसने जो ये प्रिंटिंग प्रेस का जो सिस्टम था ना, ये पूरी तरह से एक परफेक्ट सिस्टम हो गया। 1448 के आसपास ये जो देखो, कोई भी जो चीज़ होती है ना, इन्वेंट होती है, तो शुरू शुरू में उसमें हो सकता है कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होती है। तो 1448 के आसपास बिल्कुल उसका जो प्रिंटिंग का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गया। दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा, जब ये प्रिंटिंग प्रेस बनी थी तो फर्स्ट बुक जो इसमें प्रिंट हुई थी ना, याद रखिएगा, वो थी बाइबल। याद रखिएगा कौन सी बुक थी? बाइबल। फर्स्ट बुक जो प्रिंट हुई थी डेट वाज द बाइबल, याद रखना। और उस दौर में कहते हैं कि 3 ईयर्स, याद रखना, 3 साल लगे थे। क्या 3 साल लगे थे 180 कॉपीज़ को प्रिंट होने में? उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था कि भाई 3 साल में 100 कॉपीज़ जो हैं वो प्रिंट हुई। ठीक है ना? अच्छा जी, याद रखिएगा, रिमेंबर वन थिंग, कि कहते हैं कि जो शुरू एट द बिगिनिंग, जो ये जब ये प्रिंटिंग सिस्टम आया था ना, तो ये जो प्रिंटिंग, ये जो गुटेनबर्ग की जो प्रेस थी ना, ये रिजेंबल कर रही थी किसके साथ? थोड़ा थोड़ा मैन्युस्क्रिप्ट के साथ। और हमें आपको जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हैंड रिटन, जस्ट लाइक जैसे हैंड रिटन जैसा होता है। तो ये हैंड रिटन जैसा शुरू मतलब जो होता था कि ये पहले पहले मैच करती थी। अच्छा जी, इसमें जो लेटर्स होते थे ना, जो प्रिंट होते थे, वो मेटल लेटर्स, क्योंकि उसमें मेटल हो, जैसे हमने पढ़ा प्लेटन, उसमें जो लेटर्स बनाए जाते थे ना, वो मेटल्स के होते थे। और जो मेटल्स, जो वो बुक्स होती थी ना, जो वो पेजेस होते थे ना, उनके जो बॉर्डर्स होते थे, वो थोड़ा उनमें डेकोरेशन की जाती थी। और याद रखिएगा कि अगर हम देखें, जैसे आपकी बुक पे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, समहाउ इस तरह से, इस तरह का वो एक पेज निकलता था। ठीक है ना? और अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है किसके साथ? ये रिजेंबल करता है मेटल, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट के साथ। अब अगर आप देखोगे इसके बिल्कुल साइड पे ये जो बाउंड्री है, ठीक है ना, ये जो बॉर्डर है, इसको यहाँ से क्या किया जाता है? डेकोरेट, जैसे यहाँ से डेकोरेट किया जाता है। दूसरी चीज़ आप इसमें ये कि एक चीज़ याद रखिएगा कि जो रिच पीपल होते थे ना, उनके लिए उनके लिए जो बुक्स प्रिंट होती थी ना, उसमें क्या करते थे वो, ये जो बॉर्डर्स होते थे ना, वो उनके लिए ब्लैंक रखते थे। तो जब वो बुक्स परचेज करते थे वो रिच पीपल, तो अपने हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइनिंग करवाते थे। याद रखना, रिच पीपल्स के लिए थोड़ा ये मतलब वो खाली रखा जाता था कि वो किस तरह का डिज़ाइन चाहते हैं, उसी डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पर जो होता था उसकी डेकोरेशन होती थी। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है ना? तो उसके बाद आप याद रखिएगा, जैसे अभी मैंने जो डिस्कस किया कि रिच पीपल्स के लिए स्पेस रखी जाती थी, जो बॉर्डर होता था वहाँ पे स्पेस रखी जाती थी, ताकि वो अपने तरीके से क्या करें, वो अपना अपना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो डिज़ाइन जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है ना? दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा, 1450, याद रखना, 1450 से लेकर 1550 लगभग, ये तो हो जाता है 100 ईयर्स। तो कहते हैं 100 ईयर्स लगे थे, मतलब इन 100 ईयर्स में 1450 से लेकर 1550 ऐसे का जो ये टाइम पीरियड रहा ना, इसमें कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो यूरोपियन कंट्रीज थी ना, जो यूरोप का मैक्सिमम हिस्सा था ना, वहाँ पर जो है प्रिंटिंग प्रेसेस क्या हुई? सेटअप हुई, जगह जगह सेटअप की गई। ठीक है ना? जिससे क्या हुआ कि पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, एक बदलाव आया। ठीक है ना? अच्छा जी, दूसरी चीज़ अगर हम डिस्कस करें, अगर हम देखें, एक सर्वे हुआ हुआ था कि भाई 15 सेंचुरी के आसपास की अगर हम बात करें ना, तो 15 सेंचुरी के आसपास कहते हैं कि 20 मिलियन कॉपीज़ जो थी वो पूरे, मतलब वो पब्लिश हुई थी उस टाइम, बुक्स की मतलब इतनी बुक्स वहाँ पर पब्लिश हुई थी। 2 मिलियन कॉपीज़ ऑफ बुक्स वगैरह पब्लिश हुई थी। और 16 सेंचुरी के आसपास ये स्कोर जो है 200 मिलियन के आसपास ये जो है पहुंच गया था। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव आया था, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस गुटेनबर्ग प्रेस। और जिस वजह से क्या हुआ कि पूरे यूरोप के अंदर एक रेवोल्यूशन आया, और जो आप कह सकते हैं कि वहाँ का जो लिटरेसी रेट है ना, वो लिटरेसी रेट जो है वो एकदम से क्या हुआ? राइज हुआ। ठीक है ना?
ये चीज़ अब याद रखिएगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके आगे हम आगे क्लास लेंगे।